सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी न्यू एनिमे सीरीज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे कहानी जो ना सिर्फ बॉक्सिंग और पंचेस से भरी हुई है, बल्कि इसमें छुपी हुई स्ट्रगल, पेन, मेहनत और वो सारे इमोशंस जो एक आम इंसान की जिंदगी को शेप देता है। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, इप्पो माकानाउची। अब इप्पो कोई सुपरस्टार नहीं है, ना हीरो टाइप लड़का है और ना ही वो क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा। असल में इप्पो एक इंट्रोवर्ट और सिंपल लड़का है, ऐसा लड़का जो ज्यादातर चुप रहता है, काम से काम रखता है और जिंदगी को सीधा साधा जीता है। लेकिन भाई उसके अंदर एक मासूम दिल है और माँ के लिए बेशुमार प्यार। इसका हर दिन शुरू होता है मेहनत से और खत्म होता थकान से। इप्पो की जिंदगी आसान नहीं रही, उसके पापा की डेथ हो चुकी है, घर की सारी जिम्मेदारी उसके माँ के कंधों पर। अब सोचो एक औरत अकेले बोट लेकर मछली पकड़ने काम करे, कितना मुश्किल होगा। लेकिन यही काम इप्पो की मम्मी करती है और इप्पो वो भी माँ के साथ सुबह सुबह उठकर फिशिंग बोट पर जाता है, जाल फेंकता है, लगवर्म्स लगाता है और बोट को संभालने में माँ का हाथ बढ़ाता है। अब तुम सोचोगे इस उम्र का लड़का कंप्लेन करेगा, मुझे क्यों करना है ये सब। लेकिन नहीं भाई, इप्पो के लिए ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि उसे इसमें मजा आता है। उसे लगता है कि ये उसके पापा की याद से जुड़ा हुआ काम है और माँ का साथ देना उसका फर्ज है। अगले दिन स्कूल जाता है इप्पो, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी बोर्ड जैसे नहीं है। वहाँ उसे सिंप्लिसिटी और इंट्रोवर्ट नेचर उसे दूसरों से अलग कर देता है। क्लासरूम में सब बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, मूवी प्लान बना रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं और इप्पो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। ऐसा बच्चा हर क्लास में होता है जिसे कोई सीरियसली नोटिस नहीं करता, ना दोस्त, ना ग्रुप, ना पॉपुलैरिटी। अब उस दिन क्लास के कुछ बच्चे एक्साइटेड होकर बोले, अरे चलो चलो आज रात मूवी देखने चलते हैं। उनके पास 4 टिकट्स थे, 3 दोस्त तो पहले से रेडी थे, तो नेचुरल एक टिकट एक्स्ट्रा बची, तो वे टिकट्स इप्पो को ऑफर करते हैं। ये सुनकर इप्पो पहले तो शॉक हो गया। उसने शायद पहली बार महसूस किया कि कोई उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो खुशी फेड हो गई। इप्पो ने धीरे से कहा, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आज रात मुझे माँ के साथ देना है फिशिंग बोट पर। बाकी क्लासमेट्स बोलते हैं, अरे यार ये इप्पो तो हमेशा यही एक्सप्रेस देता है। और फिर वे सब बाहर निकल गया और पीठ पीछे बातें करने लगे। अरे मैंने तो इप्पो को कई बार पीटते देखा है सड़क पर। हाँ भाई, कोई भी उसे मार देता है बिग समझकर, और बदबू भी आती है मछलियों की। पूरी क्लास में ये सबसे बोरिंग है। ये सब बातें इप्पो ने सुन ली। वो चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उसके चेहरे पर सैडनेस थी। वो सोचने लगता, मेरे क्लास में कितने लगी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं और मैं हमेशा अकेला हूँ। उस दिन घर लौटते समय इप्पो के रास्ते में कुछ लड़के आ गए। इप्पो ने पोलाइटली उन्हें जगह दी कि वे निकल जाए, लेकिन जैसे वो पास से गुजरे, उनमें से एक ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अरे ये कैसे बदबू है। वे लोग सोचते हैं ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, और तभी इप्पो का जोर को लात मार देते हैं और कहते हैं ये तो इससे स्मेल आ रहा है। इन्होंने इप्पो का कॉलर पकड़ लिया और बोले, तू ही है ना वो इप्पो जो क्लास में अर्थवर्म्स की बदबू लाता है। इप्पो ने धीरे से बोला, नहीं वो अर्थवर्म्स नहीं है, वो लगवर्म्स है, माँ के फिशिंग में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बुली करने वाले को क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो ये मजा का नया रीजन था। अर्थवर्म हो या लगवर्म, गन तो आती है ना। और ये कि अगर उन्होंने इप्पो को जोर से पेट में घुसा मारा। बेचारा इप्पो, उसने कभी किसी को मारा भी नहीं था। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हूँ। लेकिन सबसे घटिया बात तब हुई जब एक बुली ने ताना मारा, अगर तू इतना गंदा स्मेल करता है तो तेरी माँ तो और भी गंदी होगी। बस भाई, ये सुनते इप्पो की आंखों में आग जल गई। उसने घूर कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे फिर पेट में लात मारी गई। जैसे ही बुली इप्पो को मारने वाले थे, अचानक वहाँ एंट्री हुई ताकामुरा की, एक लंबा चौड़ा मस्कुलर आदमी जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर गुस्सा। उसने लड़कों को भूखते हुए कहा, वाह रे वाह, 5-5 मिलकर एक कमजोर पर टूट पड़े हैं, कितने नामर्द हो तुम लोग। फिर इप्पो को बोला, डर मत छोटे, ये जितने दिखते हैं उतने स्ट्रांग नहीं है, बस भीड़ में आवाज ऊंची करते हैं। बदमाशों को गुस्सा आ गया, उन्होंने ताकामुरा पर हमला कर दिया। लेकिन भाई ताकामुरा कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था। उनके पंचेस और किक्स को वो आसानी से डॉज करने लगा और कोई हाथ नहीं लगा पाया। और तभी सबने देखा कि उनके यूनिफॉर्म्स के बटन्स गायब हो चुके हैं। अरे वो बटन्स किसके पास थे? ताकामुरा के पास। फिर ताकामुरा कहता है, लड़ाई से पहले ही कपड़े उतार दे तुम लोगों के, अब बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है। बुली करने वाले डर के मारे वहां से भाग गए।
अब वहाँ सिर्फ इप्पो और ताकामुरा बचे। इप्पो की हालत खराब थी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जिम में पाया। चारों तरफ लोग बॉक्सिंग कर रहे थे, पंचिंग बैग से मुक्के मार रहे थे। ताकामुरा उसके पास आया और बोला, ये मेरा बॉक्सिंग जिम है, अब तुम सेफ हो। इप्पो सॉफ्टली बोला, थैंक यू। ताकामुरा ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो ताकतवर बनकर कमजोरों को सताते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये कि वे लोग जो खुद को बचाने के लिए दोबारा हाथ नहीं उठाते। ये सब सुनकर इप्पो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ताकामुरा को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। ताकामुरा को यह देख के उसे अच्छा नहीं लगता। ताकामुरा को लगा कि इप्पो का गुस्सा अंदर दबा है। उसने एक कागज पर खराब सा स्केच बनाया गुल्ली का और पंचिंग बैग पर चिपकाकर बोला, अब इसको मार ताकि तुम्हारा गुस्सा निकले। इप्पो बोला, लेकिन ये तो उस जैसे लग ही नहीं रहा। ताकामुरा गुस्से से लात मारता और बोलता, अरे मैं बॉक्सर हूँ, आर्टिस्ट नहीं, मुक्का मार सीधा। इप्पो बॉक्सिंग बैग पे मारता है लेकिन बहुत धीरे से। फिर उससे ताकामुरा लात मारता है और कहता है, जब भी तुम गुस्से में हो पूरे ताकत से सीधा पंच मारो। इप्पो इस पर थोड़ा ताकत से पंच मारता है। ये देखकर ताकामुरा खुश होता है और इप्पो को भी थोड़ा खुशी मिलता है, लेकिन ताकामुरा वहीं नहीं रुका। उसने इप्पो को आगे बढ़ाकर बोला, सुन लड़के, अगर सच में बॉक्सिंग सीखना है तो प्रोफेशनल की तरफ पंच मारना सीख। इसमें सिर्फ हाथ नहीं चलता, पूरे शरीर साथ देता है। पहले स्टेपिंग सीख, फिर हिप्स को घुमा, फिर कंधे को आगे की तरफ मोड़ और तब हाथ आगे बढ़ा। इप्पो ने ध्यान से देखा। ताकामुरा ने खुद डेमो देकर दिखाया। इप्पो ने वैसा ही किया। पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर कलाव को मोड़ा, कंधे घुमाया और पूरी ताकत से सीधा पंच मारा। इस बार आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। धड़ाक, पूरा पंचिंग बैग हिल गया। जो कागज ताकामुरा ने पहले बैग पर चिपकाया था वो फटकर टुकड़े हो गए। ताकामुरा और वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट हैरान रह गए। ये तो बच्चे ने कमाल कर दिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इप्पो खुद भी हैरान था। हाथ में हल्के दर्द की चुभन थी, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक ना रही। इप्पो के हाथ से खून निकलना शुरू हो गया। उसकी त्वचा छिल चुकी थी। ताकामुरा तुरंत उसके पास आया, उसके हाथ पकड़ा और बोला, ओह, ये तो बुरा छिल गया है। वो उसे अंदर ले गया और पट्टी करने लगा। उसके साथी स्टूडेंट खड़े देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। ये वही इप्पो है ना जिसको सब स्कूल में बुली करते हैं? हाँ भाई वही, पर इतना जोरदार पंच कैसे मार दिया इसने? तब सुन रहा था मगर चुप रहा। पट्टी बांधते हुए ताकामुरा ने एकदम से इप्पो के शरीर को पकड़ा, उसके कंधे और बाजू दबाए। इप्पो थोड़ा घबरा गया। ये क्या कर रहे हैं आप? ताकामुरा ने गंभीर नजर से उसे देखा और बोला, तू दिखने में जितना कमजोर लगता है ना उतना है नहीं। तेरे अंदर ताकत है, बस उसे बाहर निकालना पड़ेगा। फिर उसने पूछा, कोई स्पोर्ट्स खेलता है क्या? इप्पो ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो बस अपनी मम्मी को हाथ बढ़ाता हूँ बोट में। ताकामुरा सोच में पड़ गया, फिर बोला, और जब वो गुंडे तुझे परेशान करते हैं तब कभी मन नहीं करता उनको भी सीधा मुक्का मार दे? इप्पो ने मासूमत से जवाब दिया, नहीं, अगर मैंने उल्टा जवाब दिया तो मुझे और पिटाई पड़ेगी। ये सुनकर ताकामुरा कहता है, बेवकूफ, तेरे वो पंच देखकर मैं दावा से कह सकता हूँ अगर वो गुंडे फिर सामने आए तो तेरे एक ही मुक्के में ढेर हो जाएंगे। इप्पो हिल गया। उसने कभी खुद को उस नजर से देखा ही नहीं था। फिर भी इप्पो सीधा इनकार कर दिया, नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। ताकामुरा मुस्कुराया, मगर मन ही में सोच रहा था, ये लड़का अलग है। उसने अपने अलमारी से कुछ पुराने बॉक्सिंग फाइट्स की सीडीज निकाली और इप्पो के हाथ में थमा दी। जा, ये देख, शायद तेरी सोच बदल जाए। इप्पो घर पहुंचा तो माँ ने उसके घाव देख लिए। उसकी माँ कहती है, फिर किसी ने परेशान किया क्या? इप्पो ने झूठ बोल दिया, नहीं माँ, बस छोटा मोटा चोट लग गई। और फिर ग्राहक के बॉक्स उठाकर सीधा बोट की तरफ निकल गया। माँ पीछे से देखती रही और सोचती रही, ये बच्चा अपने कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रहा है। उसने धीरे से कहा, बेटा, ये सब काम मैं भी संभाल सकती हूँ। तू अभी बच्चा है, तेरी उम्र खेल कूद करने की है, हंसने की, जीने की। इतना गंभीर मत हो। रात को इप्पो अपने कमरे में बैठा और सीरीज देखने लगा। रिंग में बॉक्सर्स की लड़ाई देखकर उसका खून गर्म हो गया। दिल में पहली बार ख्वाहिश जगी, काश मैं भी ऐसा ताकतवर होता। नई सुबह, नया सपना। अगले दिन उसने एक बॉक्सिंग मैगजीन खरीदी। क्लास में छिपकर पढ़ने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस बॉक्सिंग ही घूम रही थी और घर आते ही वो वापस से सीरीज को देखता। ये देखकर उसकी माँ को भी राहत की सांस मिलती है। चलो, कम से कम ये अब खुद को वक्त तो दे रहा है। इप्पो का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था और दोबारा से क्लास में मैगजीन पढ़ते रहता है। कभी कुछ लड़के बॉक्सिंग करते रहते हैं। वहाँ यह सब देख के लड़कियों को पसंद नहीं आता। वे लोग कहते हैं उन्हें पसंद नहीं इस तरह के स्पोर्ट्स को।
और बॉक्सिंग को बहुत अनकूल स्पोर्ट्स कहते हैं। ये सब इप्पो सुन लेता है और वो बोलता बॉक्सिंग अनकूल नहीं है बल्कि कूल स्पोर्ट्स है। ये सुनकर सभी लड़के उससे घुसते हैं और इप्पो ये बोलकर बैठ जाता है। और वो जब घर जाता उसके दिनों में बस बॉक्सिंग के बारे में ही चलते रहता है। ताकामुरा से दोबारा मुलाकात। सुबह सुबह जब ताकामुरा दौड़ लगा रहा था तभी इप्पो उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर आत्मविश्वास था। सुनिए, मैंने सारे शेड्यूल्स देख ली, बहुत मजा आया, थैंक यू। फिर उसने हिम्मत करके कहा मैं भी बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। ताकामुरा पहले तो हंस पड़ा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तुझे बेसिक पंच मारना सिखा दूंगा। लेकिन इप्पो ने गंभीर आवाज में कहा नहीं, मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीखनी है। ताकामुरा के चेहरे का रंग बदल गया। अरे ओ, ये खेल नहीं है, जान लगाने पड़ती है। कहाँ से आया तेरे दिमाग में ये ख्याल? इप्पो ने सीधा जवाब दिया मैं सीरियस हूँ, मैं सच में बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई कमजोर आदमी मजबूत बनता है तो कैसा महसूस होता है। ये सुनकर ताकामुरा भी चुप हो गया। उसके दिल में कई गहराई में इप्पो की मासूम बात चुप गई। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, सीखना है तो पहले मेरी शर्त पूरी कर। देख वो पेड़ है, उसके ऊपर जितने पत्ते लगे हैं सबको एक ही मुक्के में गिरा कर और एक ही झटके में पकड़ सका तो। इप्पो ने ऊपर देखा, पेड़ पर सैकड़ों पत्ते हिल रहे थे। उसने गहरी सांस ली। यहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उस लेजेंडरी चैलेंज से जिसे आज भी फैंस लिप चैलेंज के नाम से याद करते हैं। ताकामुरा इप्पो को दिखाने के लिए हाथ में लिप्स पकड़ता है। धीरे से वो पत्ते हवा में उछालता है और फिर एक ही पंच में सारे लिप्स को पकड़ लेता है। भाई सोच जरा, ये कोई नॉर्मल ट्रिक नहीं थी। हवा में उड़ते पत्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और ताकामुरा ने अपने एक ही झटके से सबको पकड़ लिया। उस वक्त इप्पो की आंखें लिटरली बाहर निकल गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, ये इंसान है या कोई सुपर ह्यूमन। लेकिन ताकामुरा यही नहीं रुकता। वो इप्पो की आंखों में देखकर कहता है अगर तू 10 लिप्स को एक ही पंच में पकड़ पाया तभी मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाऊंगा, वरना अपने बॉक्सर बनने के सपना छोड़ दे। इप्पो का पहला रिएक्शन। शुरू में इप्पो को लगा कि यह चैलेंज तो काफी आसान होगा, बस हवा में 10 लिप्स को पकड़ना है, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन जैसे ही वो पहली बार पोस्ट करता उसको असली रियलिटी समझ में आती है। वो एक पत्ता पकड़ने जाता है लेकिन लिप उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर से पोस्ट करता है लेकिन नतीजा वही हाथ खाली मिलता है। इप्पो धीरे धीरे समझने लगता है कि ये ट्रिक उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। अगर ताकामुरा इसे इतने आसानी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वाकई बॉक्सर बनने लायक नहीं हूँ? ताकामुरा इप्पो को साफ कह देता है तेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है। अगर इस समय में तू 10 लिप्स नहीं पकड़ पाया तो ये ड्रीम यहीं खत्म। ये सुनकर इप्पो के दिल में दो बात चल रही थी। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मैंने कमिटमेंट कर लिया है, अब पीछे हटने कोई ऑप्शन नहीं। उधर ताकामुरा अपनी जगह खड़े होकर इप्पो को देख रहा था। वो इम्प्रेस जरूर था इप्पो के पंच से, लेकिन उसके मन में डाउट था। ये लड़का पंच तो अच्छा मारता है लेकिन इतनी मेहनत, इतना पेशेंस इसके अंदर है ही नहीं। 10 लिप्स पकड़ना कोई खेल नहीं है। ताकामुरा को लग रहा था कि इप्पो शायद जल्दी हार मान लेगा और बॉक्सिंग के सपने से छुटकारा कर लेगा। लेकिन इप्पो अलग है। वो टाइपिकल बुरी लड़का नहीं है जो हार मान जाए। ताकामुरा को चैलेंज सुनकर उसके अंदर आग जल चुकी थी। वो ताकामुरा को साफ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये टास्क कंप्लीट करके ही रहूंगा। ये डायलॉग सुनकर लगता है कि पहली बार इप्पो अपना ड्रीम सीरियसली लेने लगा है। अब शुरू होती है इप्पो की स्ट्रगल। स्कूल, घर का काम, बोर्ड बिजनेस और ऊपर से ये इम्पॉसिबल चैलेंज। सोच, एक लड़का जो सुबह से रात तक अपनी माँ की मदद करता है, स्कूल जाता है और फिर भी टाइम निकाल कर पत्ते पकड़ने की प्रैक्टिस करता है। वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है, बार बार पत्ते गिराता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक भी लिफ्ट हाथ में नहीं आता। हर बार वही नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही से पता चलता है कि इप्पो ऑर्डिनरी नहीं है। और तभी इसी वक्त उसे वो बुली करने वाले लोग मिल जाते हैं। इप्पो को रोकते हैं और कहते हैं कहाँ गए तुम्हारे मेहनत। लेकिन इप्पो ज्यादा उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से निकल लेता है। और फाइनली वो अपने ट्रेनिंग में जैसे करके 2 लिफ्ट तक पकड़ लेता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक सुबह जब इप्पो अपने ट्रेनिंग से घर लौटता है तो घर पर माँ नहीं होती। डाइनिंग टेबल पर एक छोटा सा लेटर रखा होता है। उसमें उसकी माँ ने लिखा होता है काम को लेकर टेंशन मत ले, मैं अकेली बोर्ड संभाल सकती हूँ, तो बस अपने मन की कर। भाई ये लाइन इप्पो के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। उसकी माँ हमेशा चाहती थी कि इप्पो सिर्फ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस ना करे बल्कि अपनी जिंदगी अपने सपनों के हिसाब से जिए। उस लेटर को पढ़कर इप्पो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, आंखें थोड़ी नम हो जाती है। फिर वो चुपचाप नाश्ता करता है और एक नई एनर्जी के साथ ट्रेनिंग कर निकल जाता है। टाइम बीतता है और इप्पो 5 लिफ्ट तक पकड़ने लगता है। लेकिन अब हफ्ता खत्म होने में बहुत कम समय बचा है। इप्पो को लगने लगता है कि 10 लिफ्ट पकड़ पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है।
सुबह होती है, उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका है, आंखों में नींद, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में ताकत नहीं बची। वो मन ही मन सोचता है शायद मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में वो दिन घूम जाता है जब उसने ताकामुरा से वादा किया था, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर फिर से एक आग जल उठती है। अचानक इप्पो को ताकामुरा की पंच याद आती है। हर बार जब ताकामुरा पंच मारता था उसके हाथ से एक खास साउंड निकलता था, जैसे हवा को चीर रहा हो। इप्पो को समझ में आता है कि इस साउंड का मतलब है स्पीड प्लस प्रेसिजन। अगर वो भी वैसे ही पंच मार पाए तो शायद लीव्स पकड़ सके। वो अपने हाथ को लूज करता है, पूरी ताकत से पंच मारता है और इस बार हवा में अलग साउंड सुनाई देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, यही है, मुझे बस ऐसे ही पंच मारना होगा। तभी एंट्री मारता हमारा ताकामुरा एकदम बिंदास अंदाज में वहां से गुजर रहा होता है। उसकी नजर पड़ती इप्पो पर और सोचता है ये अभी तक यहीं बैठा है। इप्पो तुरंत उठ के बोलता है सेंसे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ताकामुरा हक्का बक्का होकर पूछता है पर क्यों? अब इप्पो उसे याद दिलाता है आपने तो चैलेंज दिया था, 1 हफ्ते में 10 पत्ते पकड़ो, अगर कर लूंगा तो आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे, आपने ही कहा था। ताकामुरा के चेहरे पर पूरा व्हाट द हेल वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे तो लगा था कि इप्पो इस बात को हल्के में ले लेगा, पर यहाँ तो मामला उल्टा निकला। बंदा सच में दिन रात इस काम में जान झोंक बैठा है। थका हारा इप्पो अब धीरे से कहता है सेंसे, मेरा शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देगा, मैं बस एक आखिरी बार कोशिश कर सकता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। और जैसे ही इप्पो स्टैंस लेता है अपने मुट्ठी कसकर आखिरी पंच मारने को होता है, ताकामुरा की नजर सीधा इप्पो के हाथों पर जाती है। वो नोटिस करता है कि इप्पो के पंचेस बिल्कुल परफेक्ट बॉक्सिंग मूवमेंट्स की तरह है। और फिर वही इपिक मूवमेंट आता है। इप्पो स्टैंस लेता है, आंखें बंद करता है और पूरे फोकस के साथ पंच मारने की तैयारी करता है। और फिर झटके से बिजली की स्पीड में एक एक करके सारे 10 पत्ते पकड़ लेता है। पूरा सीन स्लो मोशन में जैसे लगे हवा में उड़े हुए पत्ते और इप्पो के हाथ उन पर इस तरह गिरते हैं जैसे बाज अपने शिकार पर झपटा मारता है। ताकामुरा लिटरली हक्का बक्का रह जाता है, अरे ये क्या कर दिया इसने, एकदम अनूठा लड़का और इतनी जल्दी ये स्किल सीख गया। इप्पो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसका चेहरा खिल उठता है। वो ताकामुरा की तरफ देखता है जैसे कह रहा हो देखा मैं कर सकता हूँ। इप्पो फिर समझाता है सेंसे, मुझे समझ आ गया है, पंच में स्पीड लाने के लिए हाथों को लूज करना पड़ता है, तभी पंच तेज निकलता है। ये सुनकर ताकामुरा भी इंप्रेस हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इप्पो में नेचुरल बॉक्सिंग इंस्टिंक्ट है। अब ताकामुरा एक नया टेस्ट लेता है। वो इप्पो को कहता है चल अब मेरे हाथ पर जैब मार, बॉक्सिंग में सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पंच होता है जैब, देखते हैं तू कैसा मारता है। इप्पो एक्साइटमेंट में आ जाता है। वो तुरंत स्टैंस लेता है और पूरी ताकत से ताकामुरा के हाथ पर जैब मारता है, पर इंथुजियाज्म ज्यादा हो जाता है। वो इतना स्पीड और पावर से जैब मारता है कि ताकामुरा को लिटरली अपना बचाव करना पड़ता है और जिससे कि सिचुएशन ऑकवर्ड होती है। ताकामुरा तुरंत इप्पो को एक हल्की से लात मारकर पीछे करता है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। इप्पो हक्का बक्का रह जाता है, पर उसके दिल में खुशी है कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब सीन शिफ्ट होता है इप्पो के घर की तरफ। इप्पो घर लौटता है लेकिन रुकता नहीं, उसका जुनून और डेडिकेशन बढ़ चुका है। वो एप्स वर्कआउट करता है, बॉक्सिंग के पुराने BHS स्टेप देखता है, अपने हीरोज को एनालाइज करता है। उसके दिल में अब सिर्फ एक सपना है, बॉक्सर बनना। दूसरी तरफ बॉक्सिंग जिम का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है। जिम के चीफ और उनके पुराने साथी बैठे होते हैं और वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल मैचेस देख रहे होते हैं। चीफ नॉस्टैल्जिक मूड में कहता है 20 साल हो गए इस जिम को खुले हुए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से कोई वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाया, बस नेशनल और एशियन लेवल तक ही पहुंचे हैं। पर चीफ के दिल में एक उम्मीद है और वो उम्मीद सिर्फ ताकामुरा है। चीफ को पूरा भरोसा है कि ताकामुरा एक दिन इस जिम को नाम दुनिया तक ले जाएगा। अब एंट्री होती है ताकामुरा की और साथ में इप्पो। ताकामुरा प्राउडली जिम में इप्पो को इंट्रोड्यूस कराता है। चीफ क्यूरियस होता है और खुद जिम में आता है, चलो देखते हैं ये कौन सा नया प्रॉमिसिंग लड़का लाया है ताकामुरा। लेकिन जैसे ही चीफ की नजर इप्पो पर पड़ती है उसका गुस्सा फूट पड़ता है। इप्पो दुबला पतला शर्मीला कमजोर दिखता है। चीफ लिटरली ताकामुरा का कॉलर पकड़ता है और उसे अलग कमरे में लेकर जाकर चिल्लाता है, तू मजाक कर रहा है क्या? ऐसा चमू से लड़का जिम में लाया है तू? मुझे लगा था कोई प्रो लेके आएगा, पर ये तो लड़ाई करने लायक भी नहीं लगता। चीफ को पूरा शक हो जाता है कि ताकामुरा ने उसे बेवकूफ बनाया है, अप्रैल फूल स्टाइल मजाक किया है। पर ताकामुरा काम रख कर कहता है, पर मेरी बात तो सुनिए, इस लड़के को एक मौका दीजिए, मुझे यकीन है इसमें पोटेंशियल है, आप खुद देख लेंगे। चीफ थोड़ा सोचता है और फिर कहता है,
ठीक है, अगर ये लड़का सच में साबित करना चाहता है तो इसे स्पारिंग मैच करना होगा और ओपोनेंट होगा मियाता। ये सुनकर ताकामुरा शॉक हो जाता है। मियाता जिम का राइजिंग स्टार है, प्रो लेवल पर लड़ता है और अब एक अमेचर इप्पो को उसके सामने उतरना है। ये ऑलमोस्ट सुसाइड जैसा है। ताकामुरा आर्ग्यू करता है पर चिक सख्ती से कहता है बॉक्सिंग कोई मजाक नहीं है। अगर इस लड़के को सच में बॉक्सर बनना है तो उसे कम से कम इतना खतरा उठाना ही होगा। अब इप्पो की हालत देखो। पहले तो उसे लगता है ताकामुरा मजाक कर रहा है, क्या मुझे मियाता से लड़ना होगा, वो तो प्रो है। लेकिन ताकामुरा उसे मोटिवेट करता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे बस सर्वाइव करना है, चाहे जैसे भी। राउंड पूरे करने हैं वरना घर जा और अपनी माँ के साथ मछली बेच। ये सुनकर इप्पो का दिल बैठता है, पर फिर वो सोचता है मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब पीछे हटने कोई फायदा नहीं। और वहीं वो डिसीजन लेता है, हाँ मैं मियाता के साथ स्पारिंग करूँगा किसी भी हाल में। और तभी हम देखते हैं मियाता को जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहता है। ताकामुरा मियाता के बारे में बताता है जो कि इप्पो का ही एज का है। ये सुनकर इप्पो को लगता है मियाता उसी का एज का है तो उतना हार्ड नहीं होगा ये फाइट। लेकिन ताकामुरा कहता है मियाता भले ही उसका एज का है लेकिन उसकी फाइट्स एकदम प्रोज लेवल की है, वो अपने से बड़ी उम्र के बंदों को हरा देता है। मियाता जो कि अपने बचपन से अपने पापा के साथ बॉक्सिंग करके आ रहा है। ये सुनकर इप्पो कहता तो वो क्या करेगा मियाता के सामने। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल पर। ताकामुरा इप्पो को इंस्ट्रक्शन देता है, सुन तुझे 3 राउंड सर्वाइव करने हैं, कभी भी गार्ड्स डाउन मत करना, अपने चेहरे को हमेशा कवर करना टर्टल की तरह। इप्पो सिर हिलाकर हामी भरता है और आखिरकार बेल बजती है। स्पारिंग मैच शुरू हो जाता है। सामने मियाता कॉन्फिडेंट प्रो लेवल फुटवर्क करता हुआ, उसका हर मूव पॉलिश्ड है। दूसरी तरफ इप्पो नर्वस है पर दिल से हिम्मत रखता है, वो बस खड़ा रहता है। ताकामुरा चिल्लाता है, अरे ट्यूबलाइट की तरह खड़ा मत रहे, मूव कर, कुछ तो कर। इप्पो घबराकर मियाता की तरफ आगे बढ़ता है और अकवर्ड पंचेस से मारने की कोशिश करता है और उसके हर मूव अमेचर लगती है। ताकामुरा सोचता है अभी ये कर क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चूजा दौड़ रहा है। मियाता मौके का फायदा उठाता है, पहले एक तेज पंच इप्पो के स्टमक में मारता, इप्पो का दम निकल जाता है और फिर एक क्लीन नॉकआउट पंच उसके फेस पर। इप्पो जमीन पर गिर जाता है। चीफ खड़ा होकर देखता है और बोलता है ये मैच यही खत्म। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि मियाता अपने फुल पावर के साथ इप्पो को डेंजरस नॉकआउट पंच मार के गिरा देता है। जब वो गिरता है तो सबको लगता है ये बैटल यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन इप्पो एकदम से हिम्मत जोड़ के जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो कॉर्नर में जाके थोड़ा रेस्ट करता है ताकि अपना स्टेमिना वापस ले सके। उसी टाइम ताकामुरा आता है और गुस्से में कहता है इप्पो को कि क्यों उसने अपना गार्ड डाउन किया। इप्पो थोड़ा शर्मा के बताता है कि क्योंकि उसने स्टमक में पंच खा लिया था और उस दर्द की वजह से गार्ड नीचे गिर गया। ताकामुरा तुरंत समझाता है और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अगले राउंड में उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। फिर वापस से जब फाइट स्टार्ट होती है तो इप्पो मियाता के सामने जाता है, लेकिन मियाता वापस से अपना फास्ट फुटवर्क दिखा के इप्पो को फेस में स्ट्राइक्स देता है। एक के बाद एक पंचेस लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो स्पारिंग मैच के लिए आए होते हैं, लेकिन ताकामुरा तुरंत बोल देता है कि ये दोनों को भी डिस्टर्ब मत करो, ये रिंग अब रिजर्व है और चिप भी देखने आया है। इससे पता चलता है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चिप खुद देखने आया है तो बात सीरियस होती है। हम देखते हैं कैसे मियाता इप्पो के फेस को टारगेट किया रहता है, हर बार उसी जगह हिट करने का प्लानिंग करता है और तुरंत बाद वो वापस स्टमक में मार के नॉकआउट पंच मार के इप्पो को फिर से गिरा देता है। इस बार इप्पो थोड़ा बेहोश होने को रहता है, उसकी बॉडी हिलती है, लगता है कि बस गिर के सो जाएगा। लेकिन ताकामुरा चिकता है, क्या हुआ तुम्हारे ट्रेनिंग का, भूल गया, वो इतने दिन रात पसीना बहाया इसके लिए। फिर ताकामुरा याद दिलाता है कि जो अपने आप को कमिटमेंट किया बॉक्सर बनने के लिए, इसका क्या। ये सुनकर इप्पो का जोश आ जाता है, उसके दिल में फायर जल उठती है और वो अपने आप को कहता है कि उसे जैसा कर भी बॉक्सर बनना है। वापस से राउंड कंटिन्यू होता है और मियाता सेम माइंडसेट के साथ इप्पो पर हमला करता है। ताकामुरा फिर गाइडेंस देता है, उसके पंच से बचो और कुछ फुटवर्क लो। ये सुन के इप्पो वैसा भागता है जैसा कोई मुर्गी भाग रहा है। सब लोग ये देख के हंसते हैं और ताकामुरा को भी ये देख कर शर्म आ जाता है, लेकिन मियाता अपना पेस स्लो नहीं करता, वो उसका पीछा करके वापस से पंच मारते रहता है जब तक इप्पो अपना गार्ड डाउन नहीं कर लेता। ताकामुरा सोचता है कि मियाता सिर्फ अपना लेफ्ट आर्म यूज क्यों कर रहा है, अगर वो अपना राइट आर्म यूज किया तो इप्पो नॉकआउट हो जाएगा। वहीं कुछ लोग उसके सामने से कहते हैं कि मियाता अभी तक इप्पो को नॉकआउट नहीं कर सका, जो कि पूरी तरह से अमेच्योर है। ये सुनकर मियाता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने राइट आर्म से इप्पो को पंच मारता है। इसके बाद सबको लगता है ये रन यही खत्म हो गया, लेकिन इप्पो तब पर भी हार नहीं मानता। उसके अंदर का फाइटर जिंदा है। वो दोबारा से फुटवर्क दे के और कॉर्नर में चला जाता ताकि अपना बैलेंस बनाए और अगले मोमेंट का वेट करे। मियाता को यह देख के बहुत गुस्सा आता तो वो सीधा इप्पो पर हमला करने जाता,
लेकिन उससे पहले घंटी बज जाती है और इप्पो बच जाता है। इसके बाद सब लोग इप्पो की तारीफ करते हैं क्योंकि नो एक्सपीरियंस के बावजूद भी वो इतने राउंड सरवाइव कर पाया। जब इप्पो रेस्ट करने में बैठता है तो वो मियाता की तारीफ करता है क्योंकि दोनों के सेम एज के बावजूद मियाता इतना प्रोफेशनल है। काकामुरा इप्पो के शाबाशी देता है उसके डेडिकेशन को देख के। वो कहता है अब उसे भी वापस स्ट्राइक करना है जैसे वो ट्रेनिंग के समय लीव्स के साथ कर रहा था। काकामुरा उसे समझाता है कि उसे मियाता को रेंज में आके सीधा जैब मारना है। उधर ही कुछ लोग मियाता के सामने उससे बोलते हैं कि वो इप्पो को नॉकआउट नहीं कर पा रहा है जो पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस्ड है। मियाता को थोड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन उसका माइंड ये भी सोचता है कि उसका कुछ ताकामुरा जो है वो पता नहीं इप्पो क्या सजेशन दे रहा है, ऐसा सोचता है मियाता। सो अगले राउंड हमें कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार इप्पो पूरी तैयारी के साथ फाइटिंग पोज में आया रहता है जो देखने लायक रहता है और धीरे धीरे से मियाता क्लोज आता है ताकि वो मियाता को जैब मार सके। जैसे ही मियाता इप्पो के सामने आता, इप्पो तुरंत अपने लेफ्ट आर्म से पंच जड़ देता जो कि मियाता रोक तो लेता लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि इप्पो का कंटिन्यूस जैब उसके लिए भी टफ हो जाता है और इप्पो लगातार जैब मारते रहता है बिना रुके। तभी ताकामुरा चीख कर कहता है अभी राइट आर्म से पंच मारो। इप्पो पूरी ताकत से राइट आर्म से पंच मारता है जिससे कि उसका बॉडी कंट्रोल नहीं होने के कारण वो गिर जाता है। ताकामुरा फिर गुस्से में कहता है अरे पागल ये क्या कर रहा है, उसे बस स्ट्रेट पंच मारना है जैसा वो बॉक्सिंग बैग पे मारा था। ये सुनकर इप्पो समझ जाता है तो इस बार वैसा मारने की कोशिश करता है और शुरुआत जैब से ही करता है। मियाता उसका थकने का वेट करता है और एक पल के लिए इप्पो थक भी जाता है। तब मियाता को लगता है वो अब उसको मार सकता है लेकिन इप्पो कंटिन्यूस जैब मारते रहता है। एक पल के लिए इप्पो का पंच मियाता पर कनेक्ट हो जाता है। तभी ताकामुरा उसे राइट आर्म से मारने को कहता है। जैसे ही इप्पो अपने राइट आर्म से पंच मारता है वो मियाता को कनेक्ट हो जाता है और एक पल के लिए मियाता का मूवमेंट थोड़ा बिगड़ भी जाता है लेकिन जैसे ही दोबारा मारने वाला रहता है उसके पंच मिस हो जाते हैं और उस समय घंटी बज जाती है। सब लोग इप्पो के सामने उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि नो एक्सपीरियंस के बावजूद उसने मियाता के सामने फाइट की। लेकिन ताकामुरा उसे ज़्यादा खुश होने से मना करता है क्योंकि ये राउंड्स में उसका असली टेस्ट है। ताकामुरा उसे समझाता है कि उसे सब कुछ ट्राई करना है जो भी उसने ट्रेनिंग के टाइम सीखा था। इप्पो समझ जाता है कि उसे लेफ्ट राइट दोनों हाथ से जैब मारना है और सीधा स्ट्रेट पंच भी मारना है और आखिर तक अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। सब लोग इस राउंड का बहुत इंतजार करते हैं। वही ताकामुरा मनी मैन इप्पो के खामे के बारे में सोचता है कैसे इप्पो पंच तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिस कर दे रहा है। साथ ही वो मियाता के बारे में भी सोचता है कि अब जो मियाता पूरी तरह से फायर्ड अप हो गया है तो आगे के राउंड और भी डेंजरस होगा। मियाता के सामने कुछ लोग बोलते हैं कि वो उतना ताकतवर भी नहीं है जितना वो समझते हैं। मियाता अंदर ही अंदर सुनता रहता है उन लोगों की बात को लेकिन उसे पता रहता है कि बॉक्सिंग में हमेशा पावर ही सब कुछ नहीं रहता। सबसे इम्पोर्टेंट होती है परफेक्ट टाइमिंग जो सही समय में ओपोनेंट को नॉकआउट कर देती है। सो इस बार भी इप्पो जैब मारता है वो दोनों आर्म से। मियाता जो कि इप्पो के पंचेस को डॉज करता है और सही टाइम आके इप्पो को चीन मार देता जिससे कि ओपोनेंट का शरीर पूरी तरह से हिल जाता है और इप्पो पूरी तरह से गिर जाता है। साथ में उसका शरीर सेक भी होते रहता है। सबको लगता है इसके बाद इप्पो उठ नहीं पाएगा। मियाता को भी अब लगता है वो ये मैच जीत गया लेकिन इप्पो अपने शरीर में पंच मार के उसके बॉडी को झटका देता ताकि वापस से नॉर्मल हो जाए। ये देख के मियाता पूरी तरह से इरिटेट हो जाता लेकिन इप्पो तो इप्पो रहता। वो दोबारा से खड़ा होकर वापस से मियाता पर जैब मारता लेकिन मियाता उसके पंचेस को डॉज करके इप्पो को कंटिन्यूस पंच मारता। इसकी वजह से इप्पो की हालत थोड़ी खराब भी हो जाती लेकिन तब पर भी इप्पो हार नहीं मानता। इप्पो मनी मैन में सोचता है कि वो हार नहीं मान सकता क्योंकि उसे बॉक्सर बनना है। लेकिन ये देख के मियाता को खुद पर शर्म आती है कि वो अमेचर लड़के को नॉकआउट नहीं कर पा रहा। मियाता अपनी पूरी भड़ास निकालता है इप्पो से पंच मार के और उसे लगता अब इप्पो दोबारा नहीं उठेगा लेकिन इप्पो दोबारा से हमला करता। फिर मियाता उसको पंच मारता। ये पल के लिए ऐसा लगता है अब इप्पो गिर जाएगा लेकिन वापस से इप्पो खड़ा होकर पूरी ताकत से मियाता को पंच मारने जाता लेकिन उससे पहले मियाता उसे नॉकआउट पंच मार के गिरा देता है। फाइनली इस बार इप्पो नॉकआउट हो जाता है पर मियाता भी पूरी तरह से थक जाता है। उसके बाद ताकामुरा चिप के पास जाता और उसको इप्पो के बारे में पूछता कि क्या ख्याल है इप्पो की फाइटिंग के बारे में। चिप को इप्पो की फाइटिंग स्पिरिट से बहुत इंप्रेस होता है और वो कहता है उसे हर दिन चाहिए उसकी जिम में। ताकामुरा भी ये सुनकर स्माइल करता है। मियाता जब अपने हाथ धोते रहता वो सोचता है कि इप्पो उसके लिए कोई वीक ओपोनेंट नहीं था क्योंकि उसके पंचे से उसके हाथ में पूरी तरह से खून जम गया है। मियाता को भी खुशी मिलता है कि उसके लेवल पे कोई आया है। उधर ही इप्पो भी उठ जाता है और उसको याद आता है कि वो ये मैच हार गया बिना एक भी पंच मारे लेकिन सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। ताकामुरा कहता है अब वो उन लोगों के साथ बॉक्सिंग रोज प्रैक्टिस कर सकता है। ये सुनकर इप्पो भावुक हो जाता है और भी क्यों ना हो बेचारा इतना मेहनत जो किया था। तो भाई एपिसोड 4 की शुरुआत होती उस पल से जब इप्पो आखिरकार बॉक्सिंग की दुनिया में ऑफिशियल कदम रख चुका है। चिप कामागा ने सेलेक्ट कर लिया है और अब उसे रोज जिम आने की परमिशन मिल गई है।
सोचो यार, जिस लड़की को हमेशा बुली किया जाता था, जो हमेशा डरपोक माना जाता था, वही लड़का अब बॉक्सिंग जिम का हिस्सा है। उसके लिए ये किसी ड्रीम से कम नहीं था। हिप्पो पूरी रात एक्साइटमेंट से सो नहीं पाया और सुबह होते वो एकदम जोश में ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ा। सुबह का टाइम था, हवा ताजी थी और हिप्पो भागता हुआ जिम जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो इमेजिन कर रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि चलते चलते वो हवा में पंचेस मारने लगा। हाँ, अब मैं भी बॉक्सर बनूंगा। लेकिन यही उसकी कॉमेडी शुरू हो जाती है। उसका एक हवा लपन सीधा सामने वेजिटेबल स्टोर पर लग जाता है और धड़ाम, सब्जी में टमाटर और आलू बिखर जाते हैं। हिप्पो एकदम शर्मा जाता है। अरे सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन ये सीन साफ दिखाता है कि बॉक्सिंग के प्रति उसका जुनून अब इतना बढ़ चुका था कि वो नॉर्मल दुनिया में भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिरकार हिप्पो जिम पहुंचता है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है। उसका दिल तेजी धड़क रहा था। इतने सारे बॉक्सर, सब एक्सपर्ट होंगे, मैं तो नया हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और सच में जिम के कुछ सीनियर मेंबर्स उसको देख के हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे नया लड़का नर्वस दिख रहा है, चलो उसे छेड़ते हैं। जिम के कुछ मेंबर्स हिप्पो के पास आते हैं और उसके कान खींचते हैं। उसके सिर पर हल्का चपेट लगाते हैं। हिप्पो चौंक जाता है और पूछता है, ये सब क्यों कर रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वे लोग मजा लेते हुए बोले, अरे जिम के ट्रेडिशन है भाई, जो भी नर्वस दिखे उसे ऐसे ही छेड़ा जाता है, इससे टेंशन दूर होती है। हिप्पो इनोसेंट था, उसने उनकी बात सच मान ली और बोला, अच्छा ठीक है, अगर सबके साथ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन असलियत ये थी कि वे लोग बस उसका मजा ले रहे थे। उन्होंने आपस में हंसते हुए कहा, ये लड़का तो पूरा गधा है, चलो इसका और मजा लेते हैं। फिर हिप्पो जिम के मैनेजर मिस्टर यागी से मिलता है। यागी सीरियस आदमी था, लेकिन दिल से अच्छा। उसने हिप्पो से बोला, देखो तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। इसी बीच जिम के दो फनी मेंबर्स ओकी और किमारू आ जाते हैं। दोनों सोचते हैं, चलो नए बच्चों को ट्रेनिंग हम कराते हैं। वो हिप्पो को पकड़ कर आगे खींचने लगते हैं। यागी इन सबको परमिशन नहीं देता ट्रेनिंग के लिए। मतलब यागी क्लियरली कहता है कि अभी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बात नहीं मानते और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे ये सब हो रहा होता है, वहाँ से ताकामारू गुजर रहा होता है और इसी वजह से हिप्पो, ओकी और किमारू को ट्रेनिंग रुक जाती है या फिर खेलो बच जाते हैं। मतलब ताकामारू का वहां से आना एक तरह से हिप्पो के लिए एक चांस बन जाता है। अब ताकामारू सीधा कहता है कि जो भी हो, मैं ही हिप्पो को यहाँ लेके आया हूँ, तो उसकी ट्रेनिंग मैं ही करूंगा। ये सुनकर ओकी और किमारू दोनों शौक हो जाते हैं। मतलब उन्हें लगता ही नहीं था कि ताकामारू जैसा आदमी हिप्पो को ट्रेनिंग करेगा। वो दोनों मजाक में बोल देते हैं, अरे ये ताकामारू गोरिल्ला हिप्पो को ट्रेनिंग करेगा। बस ये बात सुनकर ताकामारू गुस्सा हो जाता है और सीधा चिल्लाकर कहता है, किसको बोला गोरिल्ला? और वहीं पर लड़ने लगते हैं उन दोनों से। अब ये सब चीज हिप्पो और यागी पीछे से देख रहे होते हैं। मतलब सीन पूरा कॉमेडी प्लस इंटेंस दोनों लग रहा होता है। तभी वहाँ चीफ भी आ जाता है। चीफ आते ही उन सबको लड़ने से मना करता है और फाइनल चीफ कहता है कि ट्रेनिंग हिप्पो को वही करेगा। मतलब अब ऑफिसर डिसाइड हो जाता है कि हिप्पो को रियल ट्रेनर चीफ ही होगा। अब चीफ सबसे पहले हिप्पो की बॉडी को चेक करता है। मतलब उसके बॉडी बनावट, स्टेमिना, मसल सबको देखकर समझाता है ये लड़का बॉक्सिंग के लिए कैसा है। उसके बाद चीफ उसको ग्लव्स पहनने को देता है और कहता है, एक पंच मार। ओकी, किमारू और ताकामारू तीनों पीछे से ये सब देख रहे होते हैं कि अब हिप्पो कैसा पंच मारेगा। हिप्पो फिर एक पंच मारता है और उस पंच को देखकर चिप थोड़ा इंप्रेस भी हो जाता है। मतलब चिप के एक्सप्रेशन से लग जाता है कि हिप्पो में सच में पोटेंशियल है। फिर चिप उसको कहता है, दोनों हाथ से पंच मार। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बॉक्सिंग की दुनिया में इसे 1-2 बोला जाता है। अब जैसे हिप्पो ये सब करता है, ट्रेनिंग का सीन देखकर बाकी लोग भी थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब ओकी, किमारू और ताकामारू को भी लगने लगता है कि लड़के में दम है। चिप हिप्पो की ट्रेनिंग बहुत सीरियसली स्टार्ट करता है और इसी टाइम पर एक धमाका स्टार्ट होता है। नियता भी वहाँ आ जाता है। मतलब अब एटमॉस्फेयर पूरा हैवी हो जाता है। एक तरह नया बॉक्सर हिप्पो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहा है चीफ के अंडर, और दूसरी तरफ नियता जैसा स्किल लड़का भी रिंग में एंट्री मार देता है। देख भाई, ये पूरा सीन बेसिकली टर्निंग पॉइंट हिप्पो की लाइफ का है। इसमें दिखाया गया है कि पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही चिप उसके पंचेस देख लेता है, उसको लगता है कि लड़की में सच में पोटेंशियल है। और मियाता का एंट्री आना मतलब अगले सीन्स और भी धमाकेदार होने वाला है। मियाता हिप्पो को ट्रेनिंग करके देख के थोड़ा शौक होता, पर बाद में वो खुद अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करता। इसी टाइम पर मियाता भी ट्रेनिंग का एरिया में होता है और चिप उसे देख लेता है। चिप फिर सीधा हिप्पो को कहता है, अगर तू ऐसे ही पंचेस मारता रहा तो मुझे पता नहीं अगली बार मियाता के साथ क्या होगा। मतलब चिप ये सिग्नल दे रहा होता है कि अभी हिप्पो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मियाता के सामने सर्वाइव करना मुश्किल होगा। ये बात सुनकर हिप्पो थोड़ा पैनिक मोड में आ जाता है। वो कहता है, प्लीज आप इतना तेज ना बोले वरना मियाता सुन लेगा। मतलब उसको डर लगता है कि कहीं मियाता उसे कमजोरी जान ना ले, और सच में मियाता वहाँ पीछे खड़ा ही होता है, बस हिप्पो पर नजर रखता है। ये देखकर हिप्पो के चेहरे पर और भी ज्यादा डर आ जाता है। अब चिप समझाता है कि हिप्पो को डर ही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चिप उसे सीधा पूछता है, क्या तू नहीं चाहता है कि मियाता के सामने बराबरी का सामना करे?
मतलब चिप उसको चैलेंज देता है कि अगर तू लड़ना चाहता है तो मेहता जैसा ओपोनेंट तुझे डराना नहीं चाहिए। लेकिन इप्पो अपना दिल की बात बोलता है। वो कहता है मेरा अब तक एक भी पंच मेहता कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब उसको लगता है कि चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले उसका पंच मेहता तक पहुंचता ही नहीं। ये सुनकर चिप उसको कामली समझाता है। चिप कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तू सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। अगर तू हर एंगल से मेहता को अटैक करेगा तो वो तेरे पंचेस को रोक ही नहीं पाएगा। मतलब चिप इप्पो को एक सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा होता है। बॉक्सर सिर्फ ताकत का नहीं, एंगल और वैरायटी गेम है। पर चिप और समझाता है और अगर तू मेहता के अटैक को डिफेंड करना सीख जाएगा तो तू उसको हरा भी सकता है। मतलब अब चिप इप्पो को कॉन्फिडेंस देता है सिर्फ मेहता ही पावरफुल नहीं है, तू भी उसको बीट कर सकता है अगर तू अपना गेम इम्प्रूव करे। ये सब सुनकर इप्पो के दिल में भी एक नई आग जग जाती है। अब वो भी सीखना चाहता है। मतलब उसको भी ट्रेनिंग करने का क्रेज आता है। लेकिन जैसे उसकी नज़र मेहता पर पड़ती है वो फिर से थोड़ा डर जाता है क्योंकि मेहता का एटीट्यूड, उसका फोकस और उसके प्रेजेंस इप्पो के लिए अभी भी एक बड़ी चैलेंज होती है। चिप सबसे पहले इप्पो को नया टेक्निक के बारे में बताता है और वो टेक्निक होती है अपर कट। अब बॉक्सिंग की दुनिया में अपर कट एक डेडली वेपन माना जाता है और जब चिप ने इसके बारे में इप्पो को बताया तब से उसके अंदर से अलग ही एक्साइटमेंट भर जाता है। फिर जब इप्पो ट्रेनिंग खत्म कर घर लौटता है तो उसके दिल में बस एक ही चीज चल रही होती है, बॉक्सिंग। वो बार बार सोचता है कि ये बॉक्सिंग कितना फन चीज है। मतलब उसके लिए ये एक खेल से ज्यादा एक जुनून बनने लगता है और सबसे ज्यादा तो उसको एक्साइटमेंट रहती है अपर कट सीखने की। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो रात को सही से सो भी नहीं पाता। मतलब सोच लो, एक लड़का जिसे पहले बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था अब इतना क्रेज हो गया कि वो सपने में भी अपर कट ही प्रैक्टिस कर रहा है। फिर आता है अगली सुबह का सीन। सुबह चिप उसको ऑफिशियली अपर कट मारने सिखाता है। चिप उसको क्लियरली बताता है स्टेप बाय स्टेप, बॉडी थोड़ा आगे कर, नीज को थोड़ा बेंड कर और अपने फिस्ट को सीधा ऊपर की तरफ उठाना। मतलब पूरा प्रोसेस एकदम टेक्निक के साथ समझाता है। इप्पो वैसे ही ट्राई करता है और एक पल के लिए तो वो परफेक्ट अपर कट मार ही लेता है और जैसे उसका पंच कनेक्ट होता है वहाँ खड़े सारे लोग लिटरली शॉक हो जाते हैं। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि एक बिगिनर लड़का इतनी जल्दी इतना सॉलिड अपर कट मार लेगा। फिर बाद में जॉगिंग का सीन आ जाता है। ताकामुरा ओकी और किमारू के साथ जॉगिंग कर रहे होते हैं। जॉगिंग के दौरान भी वे लोग इप्पो की तारीफ करते रहते हैं उसके अपर कट के बारे में। मतलब इप्पो के एक ही मूव ने उसको सबके सामने पॉपुलर बना दिया और उस वक्त चिप और मेहता के चेहरे देखने लायक होते हैं। मतलब एक तरफ प्राउड और दूसरी तरफ शौक। फिर ताकामुरा अपना मस्ती बोर्ड ऑन कर देता है। वो मजाक उड़ाता है और कहता है अरे इप्पो तुम दोनों से भी अच्छा है। मतलब वो ओकी और किमारू को छेड़ता है और वहाँ थोड़ा हंसी मजाक चलने लगता है। पूरा ग्रुप का मूड लाइट हो जाता है। लेकिन चिप सीरियस बंदा है। वो इप्पो कहता है कि अब उसको एक इम्पोर्टेंट चीज सीखनी होगी, शैडो बॉक्सिंग। अब शैडो बॉक्सिंग क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें बंदा अकेले खुद को रिंग में इमेजिन करके और पंचेस मारते हुए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। मतलब बिना ओपोनेंट के भी लड़ने के प्रैक्टिस। चिप स्पेशली इप्पो को बोलता है कि शैडो बॉक्सिंग के दौरान अपरकट का यूज करना सीख, क्योंकि अगर उसने इमेजिनेशन में अपरकट प्रैक्टिस कर लिया तो रियल फाइट में उसका इम्पैक्ट डबल पावरफुल होगा। इप्पो सोचता है कि अगर उसको शैडो बॉक्सिंग प्रॉपर्ली सीखना है तो शायद वो ओकी या किमारू से सीख लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि ओकी और किमारू दोनों आपस में लड़ते झगड़ते करते रहते हैं। मतलब वे लोग इतने मजाक मस्ती करते हैं इप्पो को सीरियसली ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाती। तभी इप्पो की नजर पड़ती एक बंदे पर जो उसके सामने खुद ही शैडो बॉक्सिंग करते रहता है। उस मोमेंट पे इप्पो को एकदम से रियलाइजेशन होता है कि शैडो बॉक्सिंग एक्चुअली होता क्या है। मतलब इसमें तुम्हें किसी और पर पंच नहीं मारना होता है बल्कि तुम्हें खुद के इमेजिनेशन के अंदर एक ओपोनेंट क्रिएट करना होता है और फिर उसके साथ फाइट करनी होती है। इप्पो सोचता है कि अभी हाल ही में उसकी मेहता के साथ फाइट हुई थी तो शैडो बॉक्सिंग के लिए बेस्ट ये होगा कि वो मेहता को ही अपना ओपोनेंट समझकर प्रैक्टिस करे। लेकिन यहाँ बड़ी चैलेंज आ जाती है, मेहता के फाइटिंग मूव्स। इप्पो को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेहता रिंग में कैसे कैसे मूव्स यूज करता है ताकि वो उनके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। इसकी वजह से इप्पो मेहता के स्पारिंग में देखने चला जाता है और वहाँ जो उसने देखा उससे उसके पैर एकदम जम गए। मेहता ने अपने ओपोनेंट को इतनी आसानी से नॉकआउट कर दिया कि लगता ही नहीं था वो कोई फाइट थी। मतलब मेहता के स्पीड, उसके टेक्निक और उसका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड था कि इप्पो और भी ज्यादा प्रेशर में आ गया। फिर घर आके इप्पो मेहता के मूव्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता जितना लगता है। हर पंच, हर फुटवर्क समझना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से उसके दिमाग में एक और चीज चल रही होती है। उसके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद उसको मेहता के साथ एक फेयर एंड स्क्वायर मैच लड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर इप्पो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है।
लेकिन इसी टेंशन के बीच उसको एक पुरानी याद ट्रिगर हो जाती है। उसको अपने पुराने लिव्स वाले ट्रेनिंग याद आती है। मतलब जब ताकामुरा ने उसको हवा में गिरे हुए पत्ते पकड़ने के लिए कहा था और इप्पो बार बार फेल हो रहा था। उस वक्त भी वो हार मान जाने वाला था, लेकिन उसने अपने आप से कहा था मैं हार नहीं मानूंगा, और वही याद उसको अब स्ट्रेंथ देती है। इप्पो रियलाइज करता है कि जैसे उसने लिव्स के टाइम पे हार नहीं मानी थी, वैसे ही अब उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। मेहता कितना भी स्ट्रांग हो, टाइम कितना भी कम हो, लेकिन अगर वो पूरी डेडिकेशन से ट्रेनिंग करे तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बन सकता है। ट्रेनिंग के दौरान जहाँ इप्पो दोबारा से मेहता के मूव्स को एनालाइज करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में ये क्लियर होता है कि अगर मेहता को हराना है तो पहले उसका फुटवर्क समझना होगा, क्योंकि मेहता के स्पीड और उसके स्टेप्स ही उसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। जब इप्पो मेहता की तरह फुटवर्क करने की कोशिश करता है तो उसके पैर उलझ जाते हैं और वो सीधा गिर जाता है। मतलब जितना स्मूथ मेहता रिंग के अंदर लगता है, उतना ही मुश्किल होता है उसके मूव्स को रेप्लिकेट करना। ये सब पीछे ताकामुरा देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आता है। उसको लगता है कि अब इप्पो को उसकी मदद की जरूरत है। ताकामुरा बस आगे बढ़ने वाला होता है कि चीफ तुरंत उसे रोक लेता है। चीफ एकदम कामली ताकामुरा को समझाता है, इप्पो को अब अकेला छोड़ दो, उसको ट्रेनिंग में अपने आप को डिसीजन लेना सीखना होगा, तुम अपना ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर दो। ताकामुरा पहले थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन चीफ के बात सच होती है, क्योंकि अगर इप्पो हर बार किसी का सहारा सीखेगा तो वो कभी अपना स्ट्रेंथ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद इप्पो दोबारा से अपने ट्रेनिंग पर फोकस करता है। वो पूरी तरह मेहता के मूव्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता है। हर एक स्टेप, हर एक पंच उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह के वक्त, जब इप्पो कॉलेज से घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ रास्ते में वही पुराने बुली करने वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार इप्पो उन्हें इग्नोर करता है, बिना रेड के सीधा निकल जाता है। ये उसकी एक नई सोच को दिखाता है। अब उसके दिमाग में बस बॉक्सिंग और मेहता का चैलेंज है, बाकी सब उसके लिए बेकार है। शाम को इप्पो फिर से अपना शैडो बॉक्सिंग करता है मेहता को इमेजिन करके, लेकिन ये उसके लिए बहुत टफ पड़ता है। हर पंच, हर ब्लॉक इमेजिन करना मुश्किल लगता है, लेकिन इप्पो हार नहीं मानता। वापस जिम आकर वो दोबारा से मेहता को इमेजिन करता है और शैडो बॉक्सिंग करना शुरू करता है। इस बार इप्पो अपना पूरा ध्यान लगाता है। वो मेहता के शैडो को ऑब्जर्व करता है और उससे अपना असली ओपोनेंट समझकर फाइट करता है। हर मूव, हर पंच उसको एक असली मैच जैसा लगता है। ये मोमेंट होता है जहाँ चिप पीछे से इप्पो को देख लेता है और उसके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आती है। उसे लगता है कि इप्पो सच में ग्रो कर रहा है। अब वो सिर्फ एक शर्मिला स्कूल बॉय नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बॉक्सर की तरफ बढ़ रहा है जो खुद के दम पर रिंग में उतर सकता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि कैसे इप्पो मेहता के स्पारिंग मैच को ध्यान से देख रहा है। मेहता अपने ओपोनेंट को बस एक झटके में ही काउंटर पंच मार के गिरा देता है। इप्पो के पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, जिसमें उसे मेहता के साथ स्पारिंग मैच करना है। यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाला है। इप्पो लगातार शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन आखिरी मौके पर भूल जाता है। इस वजह से वो खुद से नाराज भी होता है। वो अपने गुरु किमोरो और ओकी दोस्त को बुलाकर कहता है कि वो उसके शैडो बॉक्सिंग को ध्यान से देखे, ताकि उसे पता चले कि वो कौन सी गलती कर रहा है। लेकिन किमोरो और ओकी खुद इप्पो के सामने शैडो बॉक्सिंग करते हैं, जिससे इप्पो और भी गिर जाता है। ये सब मेहता पीछे से ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद मेहता रनिंग करने चला जाता है, जबकि इप्पो अपने चिप से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, मेहता के मूव्स को जज ही नहीं कर पा रहा है। तो चिप उसे रिंग में उठने को कहता है। चारों तरफ से मेहता घूमते रहता है। मतलब चिप इप्पो को बताता है कि उसे मेहता समझकर जज करना चाहिए। धीरे धीरे इप्पो को भी समझ आने लगता है कि चिप क्या कहना चाहता है। वो समझ आता है कि मेहता को काउंटर पर कैसे डॉज करके सीधा अपरकट देना है। इसके बाद इप्पो चिप के साथ ट्रेनिंग करता है। ये सारा सीन पीछे से एक अंकल देखते रहता है, जो कि मेहता के पिता होते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद इप्पो रेस्ट करता है और सोचता है कि ये अंकल कौन है। तब वो मेहता को देखता है, जो धीरे धीरे अपने पिता से मिल रहा होता है। मेहता के डैड उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं मेहता को। इसके बाद इप्पो घर लौट जाता है और मेहता के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मेहता जो बचपन से बॉक्सिंग कर रहा है, वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। वो ये भी सोचता है कि शायद उसके पिता भी उसके साथ होते। सुबह होते ही इप्पो रनिंग करता है चिप के साथ और जिम आकर फिर से बॉक्सिंग करता है। वो थोड़ा पंचिंग बैग में भी पंच करता है। चीफ और उसके बड़ी इप्पो के बॉक्सिंग पोटेंशियल की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि अगर इप्पो इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो मेहता को भी कम्पीट कर सकता है और शायद दोनों बहुत बड़े बॉक्सर भी बन सकते हैं। आखिर में इप्पो के ट्रेनिंग के बाद दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं। इप्पो अपनी ट्रेनिंग के बाद पब्लिक बाथरूम में नहाता है, लेकिन उसे बहुत शर्म आती है। तभी ताकामुरा आ जाता है और उसकी ट्रेनिंग की हालचाल के बारे में पूछता है। वो देखता है कि इप्पो नहाते समय टॉवल पहन कर रखा है, तो ताकामुरा उसका टॉवल निकाल देता है, जिससे इप्पो पूरी तरह से नंगा हो जाता है। ये मोमेंट बहुत फनी रहता है, जिसे देखकर इप्पो ताकामुरा से बहुत नाराज भी होता है। लेकिन ताकामुरा उससे कहता है गुस्सा मत कर, बदले में वो उसे डिनर कराएगा।
इसके बाद ताकामुरा कहता है कि अब उसे कोई अच्छे से बॉक्सिंग शूज ले लेने चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हम पीछे से देखते हैं कि मेहता अपने बॉक्सिंग शूज के साथ और अपने आउटफिट लेकर रनिंग करते रहता है। सुबह होते ही इप्पो बॉक्सिंग शॉप पर पहुंच जाता है बॉक्सिंग शूज खरीदने के लिए, जहां मेहता भी होता है। इप्पो को समझ नहीं आता है बॉक्सिंग शूज के बारे में, कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं खरीद पाता। उस समय मेहता आकर उसे खरीदने से रोक लेता है और बिगिनर के लिए नई शूज पसंद करके दे देता है, जिससे इप्पो को नुकसान नहीं होता। इसके लिए इप्पो मेहता को थैंक यू बोलता है, लेकिन मेहता पहले ही वहाँ से चला जाता है। इप्पो मेहता से बात करना चाहता है, लेकिन मेहता इप्पो को इग्नोर करता है। इप्पो मेहता का पीछा करते करते गिर जाता है और जोर जोर से मेहता से कहता है कि उसे उसके साथ बात करनी है। ये सुनकर मेहता को मजबूरी में रुकना पड़ता है और इप्पो के साथ बैठकर जूस पीता है। इप्पो तब मेहता से पूछता है कि वो कब से अपने फादर से बॉक्सिंग सीख रहा है। मेहता को पहले तो लगता कि इप्पो उसका मजाक बना रहा है, लेकिन फिर बाद में इप्पो बताता है कि क्योंकि उसके पास पापा नहीं है। मेहता बताता है कि इसके पापा ट्रेनिंग के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो बहुत बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर भी थे। इप्पो जानना चाहता है कि उसके पापा उसे कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, क्या वो बहुत मज़ेदार रहती है। लेकिन मेहता कहता है कि तुम पहले से बंदे हो जो उसके और पापा के रिलेशनशिप की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग हमें ट्रेनिंग करते देख कर हंसते हैं। मेहता बताता है कि उसके पापा की बॉक्सिंग स्किल दूसरों से बहुत अलग थी, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज से फाइट करते थे। उनके पंच में उतनी पावर नहीं थी, लेकिन उनका फुटवर्क कमाल का था, ओपोनेंट समझ ही नहीं पाता था। मेहता कहता है कि वो अपने डैड के जैसे अब तक इतना क्लोज भी नहीं आया है। तभी मेहता बताता है कि फिर एक मैच में उसके पापा को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया। वो मैच था एशिया पैसिफिक टाइटल का, जहां सब कुछ सही चल रहा था। उसके पापा पूरी स्किल के साथ ओपोनेंट को डोमिनेट कर रहे थे। तभी ओपोनेंट का लकीली पंच कनेक्ट हो गया, जिससे उसके पापा का जॉ ब्रेक हो गया। मेहता को बताया जाता है कि पावर डोमिनेट करता है स्किल से, यानी ताकत का दबदबा उसकी तकनीक से ऊपर है। लेकिन मेहता ये चीज़ नहीं मानने को रहता है। उसका मानना है कि उसके पापा की टेक्निक गलत नहीं है, वो अपने पापा के टेक्निक को प्रूव करके ही रहेगा। मेहता अपने पापा के टेक्निक के रास्ते पर चलता है, वो स्किल से पावर को बीट करेगा। ये सब चीज़ मेहता इप्पो को बताता है। मेहता कहता है कि बस उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, तभी ओपोनेंट कोई भी हो वो उसे काउंटर पंच से नॉकआउट कर देगा। वो इप्पो को समझाता है कि अगर वो भी सिर्फ पावर से रिलायबल है तो वो भी उसे नॉकआउट कर देगा। मेहता का ये सीन साफ दिखाता है कि वो न केवल अपने पापा की टेक्निक को फॉलो कर रहा है, बल्कि उस टेक्निक से बॉक्सिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इप्पो को यह नहीं पता था कि उसके काउंटर पंच का सीक्रेट कितना इमोशनल होगा। फिर इप्पो चिप को कहता है, मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो ताकि मैं मेहता के काउंटर पंच को काउंटर कर सकूं। मतलब ये कहना चाहता है कि उसे मेहता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच चाहिए। इसलिए इप्पो चिप से कहता है कि उसे वो सारी चीज़ सिखाए जिससे मेहता के साथ बराबरी का मैच हो। लेकिन चिप उससे कहता है, ये उतना आसान नहीं होगा बच्चे, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। इप्पो मान जाता है। चिप तभी सोचता है, इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। इप्पो जो बस मेहता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच करना चाहता है। ये जानकर चिप को भी थोड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इप्पो रनिंग करता है चिप के साथ और 5 सेट्स पहाड़ पर क्लाइंब करता है। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इप्पो बाद में उल्टी भी करता है। फिर भी चिप उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्ती से कराता है। इप्पो को मिड पंचिंग कराता है और रोकने पर 1-2 पंच चिप उसे मार भी देता है, क्योंकि मेहता के पंच भी ऐसे ही फास्ट से काउंटर कर देता है। इप्पो के साथ वो सारी ट्रेनिंग होती है जो इप्पो भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। मतलब ऐसे ट्रेनिंग जो एक बंदा कर ले दोबारा करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर इप्पो को बराबरी का मैच करना है तो उसे ये सब करना ही होगा। ट्रेनिंग कराए जाने के बाद इप्पो का बॉडी पूरी तरह से थक जाता है। ये सब ताकामुरा और किमुरा देख लेते हैं, तो वही इप्पो का मूड फ्रेश कराने के लिए डिनर के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में ओके काम करते रहता है। ओके के पास उतना पैसा नहीं होते हैं ताकि वो जिम के पैसे भर सके, इसलिए वो रेस्टोरेंट में काम करता है ताकि जिम के पैसे टाइम पर चुका सके। ओके रामेन नूडल्स बहुत अच्छा बनाता है, जो उसकी टैलेंट को भी दिखाता है। तभी वो ताकामुरा का प्लेट चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि ताकामुरा डाइट कर रहा है। लेकिन ताकामुरा कहता है वो बाद में डाइट कर लेगा। ताकामुरा जो कि 6 फुट का बंदा है, तो उसे अपना वेट को खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी हाइट का बंदा उसे ज़्यादा मिलता नहीं है बॉक्सिंग में। इसीलिए वो बॉक्सिंग से पहले डाइट में रहता है। इससे पता चलता है कि सबकी अलग स्टोरी है बॉक्सिंग की, लेकिन इप्पो की वैसे कोई स्टोरी नहीं रहती। इप्पो सोचता है उसे भी अब दूसरों की तरह पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो मेहता को देखता है जो रनिंग करते रहता है। अगले दिन से इप्पो और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है और अपने आप को और ज़्यादा पुश करता है। मतलब पूरा दिन उसके दिमाग में बस ट्रेनिंग के बारे में चलते रहता है। घर आकर अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खाना पूरा खाता है। आखिरकार 3 महीने खत्म होने को रहता है और दोनों इप्पो और मेहता अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहता ने यह साबित किया कि पापा की टेक्निक गलत नहीं होती, बस उसे सही तरीक़े से अप्लाई करना पड़ता है। इप्पो ने भी ये समझा कि
फेयर एंड स्क्वायर मैच के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचना, खुद को पुश करना, अपने लिमिट्स को पार करना ही असली रास्ता है। ताकामुरा और किमोरो जैसे सीनियर बॉक्सर की सपोर्ट और ओकी जैसे स्ट्रगल्स करने वाले लोगों की मदद से ही इप्पो अपने गोल की तरफ बढ़ता है। हर कोई अपनी अलग स्टोरी लेकर आता है बॉक्सिंग में। कुछ लोग पावर पर भरोसा करते हैं तो कुछ स्किल्स पर, लेकिन असली जीत तो उसकी मेहनत की होती है जो हम अपने आप से लड़ते हुए हासिल करते हैं। इस कहानी में हर एक वर्ड, हर एक एक्शन, हर एक ट्रेनिंग, हर एक स्ट्रगल का अपना महत्व है। आखिर में 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इप्पो और मियाता दोनों पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं अपने अल्टीमेट शोडाउन के लिए। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि इप्पो कॉलेज से घर जा रहा होता है। जी हाँ, क्योंकि आज उसका फाइनली मैच है, वो मियाता के साथ। पूरे दिन से इप्पो इस पल के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। वो सोचता है कि आज उसका वो बड़ा दिन है जब वो मियाता के साथ आमना सामना आकर लड़ाई करेगा। उसके मन में हर पल बस वही बात घूमती रहती है। जैसे जैसे इप्पो घर की तरफ बढ़ता है, कुछ बुली करने वाले लोग उसे देखते हैं और उसके पीछे करने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी वो इप्पो के पीछे जाते हैं इप्पो को वे पकड़ ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब इप्पो इतना तेज दौड़ता है कि उसका पीछा करना नामुमकिन सा हो जाता है। यह देखकर इप्पो खुद भी थोड़ा मुस्कुराता है, पर उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी रहती है। इप्पो घर जाते समय पूरे दिन के स्पारिंग मैच के बारे में सोचता है। उसके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखती है, क्योंकि वो जानता है कि आज का दिन उसके लिए खास होने वाला है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि आज वो मियाता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच खेलेगा। उसे पूरा भरोसा होता है कि यह मुकाबला उसके लिए एक यादगार दिन साबित होगा। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ की मदद करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गलती से एक बॉक्स उठाता है उसकी माँ कहती है कि उसे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ बस इतना कहती है कि वो काम करे जो आज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर इप्पो थोड़ा भावुक हो जाता है और अपनी माँ को पूछता है क्या वो उसमें कोई चेंजेस दिख रहा है। पिछले कुछ 3 महीनों से उसकी माँ के चेहरे पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती, बस एक हल्की सी मुस्कान और समझदारी की झलक होती है। फिर उसकी माँ बात करती इप्पो के पापा के बारे में। बताया जाता है कि उसके पापा बहुत अच्छे फाइटर थे। पापा हमेशा अपने से मजबूत ओपोनेंट को चुनौती देते थे। वे उन्हें फिश समझते थे, यानी ऐसी मछली जिसे देखकर उनका खून खौल उठता था। वो लड़ाई में कभी हारते नहीं थे, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को भी हराते थे। और इसी वजह से ये कहानी थोड़ी मजेदार बन जाती है, क्योंकि मछलियाँ देखकर खून खोलने की बात थोड़ी अजीब ही लगती है। ये सुनकर इप्पो और उसकी माँ दोनों हंस पड़ते हैं। पापा की बातों का असर इप्पो के दिल पर पड़ता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। फिर इप्पो वहाँ से चल लेता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। जिम में वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसका क्रश है। इप्पो उसे देखते ही वो फिदा हो जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसे लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। वो अपनी दुनिया में खो जाता है और इतना ध्यान लगाता है कि एक पोल से टकरा भी जाता है। बेजुबान इप्पो की ये गलती सच में मजेदार होती है, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उधर जिम में चिप टीवी देखते रहता है और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी फूजी की एंट्री होती है। वो बॉक्सर के बारे में बहुत डिटेल से बात करता है। फूजी कहता है कि वो मियाता के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, लेकिन यागी कहता है कि आज मियाता का कोई मैच नहीं है। पीछे से ओकी और किमोरो बोलते हैं क्यों ना मियाता के बदले उसका इंटरव्यू ले लिया जाए। इस पर ताकामुरा चुटकियां मारता है, क्यों तुम्हारे जैसे लूजर को फूजी इंटरव्यू करेगा। ओकी भी कम नहीं है और वो कहता है क्या कहा तुमने गोरिल्ला। सुनते ही ताकामुरा उसके मुंडी पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें सुनना नहीं आता मैंने क्या कहा। फिर ओकी मान जाता है और कहता है हाँ मैं समझ गया। फूजी पूछता है ताकामुरा से कि वो रेफरी के गेटअप में क्यों है। ताकामुरा बताता है कि आज वो एक स्पारिंग मैच में रेफरी का रोल प्ले करने वाला है, जिसमें मियाता भी हिस्सा लेगा। ये सुनकर फूजी को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो मियाता की फाइटिंग टेक्निक को अपने डाटा में कवर कर लेगा। लेकिन यागी को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस जिम के 2 वंडर किड्स मियाता और इप्पो के टेक्निक को कोई बाहर वाले देखे। फिर सब लोग आज के स्पारिंग मैच का बहुत इंतजार करने लगते हैं। ताकामुरा भी पूरे जोश से एक्साइटेड होता है। हम फिर इप्पो को देखते हैं जो थोड़ा नर्वस भी रहता है। उसकी निगाह मियाता पर होती है जो अपने पापा के साथ होता है। उसके पापा उसे मैच के दौरान कई गाइडलाइंस देते रहते हैं। ये देखकर इप्पो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर ताकामुरा और सब लोग स्पारिंग मैच के लिए पहुंचते हैं। फूजी इप्पो को देखता है जो कुछ वियर्ड एक्सरसाइज करता है। फूजी इप्पो का मजाक उड़ाता है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस मियाता को देखने आया है। फिर मैच शुरू होने ही वाला होता है। ताकामुरा समझाता है कि उन्हें सिर्फ 4 राउंड्स मिलेंगे और 3 नॉकआउट के बाद मैच खत्म हो जाएगा। ताकामुरा आगे बताता है कि ये स्पारिंग मैच को प्रैक्टिस समझ कर नहीं खेलना चाहिए, बल्कि इसे एक रियल फाइट की तरह खेलना चाहिए। फिर दोनों इप्पो और मियाता अपने अपने कॉर्नर में चले जाते हैं, लेकिन इप्पो ज़्यादा नर्वस रहता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी डर के कारण हिलते रहता है। तभी इप्पो अपने डैड की तरह मियाता को एक मछली समझता है, ताकि वो अपने डैड की तरह मियाता को हराकर साबित कर देगा कि वो भी एक अच्छा फाइटर है। उसी वक्त चिप आता है
और कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, तुम बस वही करो जो तुम्हें ट्रेनिंग में सिखाया गया है। यह सुनकर इप्पो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। फिर चीफ कहता है, ठीक है, अब दिखाओ रिंग में जो तुमने सीखा है। इप्पो पूरी तरह से खुद को रेडी कर लेता है। वहीं मियाता का पापा कहता है कि उसे इप्पो के पंच से थोड़ा बचना चाहिए। मियाता भी कहता है, चाहे उसका पंच कितना भी स्ट्रांग हो, मैं इप्पो को नॉकआउट कर दूंगा। आखिरकार वो पल आ ही गया जिस मैच का हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जितने भी स्पेक्टेटर्स वहां मौजूद थे पूरे ध्यान के साथ ये मैच देख रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे हर किसी की सांसें थम गई हो। सभी की निगाह बस रिंग पर टिकी हुई थी। इस पूरे माहौल में एक तरफ इप्पो अपने कॉर्नर में बैठा और मियाता की उस लाइन को याद कर रहा था जो मियाता ने उसे पहाड़ में गई थी, स्किल से पावर को बीट करेगा। हाँ दोस्तों, मियाता ने यह कहा था कि स्किल से पावर को हराया जा सकता है और बस वही बात इप्पो के दिमाग में गूंज रही थी। इप्पो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मियाता पर अटैक करने वाला था ताकि वो मियाता के रेंज में आ सके। लेफ्ट राइट दोनों हाथों से वो लगातार जैब मारते रहता है। इप्पो का जैब तो बहुत तगड़ा रहता था, लेकिन मियाता का फुटवर्क भी उससे कम इम्प्रेसिव नहीं था। मियाता इतनी आसानी से इप्पो के हर अटैक को डॉज कर लेता था कि इप्पो को एक पल के लिए ये लगने लगा कि शायद वो मियाता को शैडो बॉक्सिंग के टाइम कैच कर ले रहा था, लेकिन फिर भी वो मियाता को पकड़ नहीं पा रहा है। तो इप्पो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। वो मियाता के फुटवर्क को ऑब्जर्व करने की भरपूर कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। मियाता इप्पो के रेंज से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इप्पो फोकस से मियाता का पीछा नहीं छोड़ता। इप्पो लगातार मियाता पर जैब मारते रहता है। इसी दौरान मियाता देख लेता है कि इप्पो उसे कुछ ज्यादा ही ओपन स्पेस दे रहा है। मियाता तुरंत रिएक्शन देता है और इप्पो पर पंच कनेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों मजा यही आता है, इप्पो ने चीफ की मदद से मियाता की काउंटर पंच को काउंटर करना सीख लिया रहता है। इसलिए इप्पो मियाता के पंच को डॉज करके सीधा 1-2-1 जाकर नॉकआउट कर देता है, यानी मियाता की पूरी स्ट्रेटेजी को पल भर में बदल देता है। ये जो सीन था ना, वो देखने लायक था। हर कोई शौक में था क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मियाता नॉकआउट हो जाएगा। फिर जैसे ही यह नॉकआउट का माजरा खत्म होता है, दोबारा से राउंड शुरू हो जाता है। इप्पो वही पेस लेकर मियाता पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता मियाता भी एक झपट मार देता है और इप्पो को पंच मार देता है। इसी दौरान ताकामुरा काउंटिंग स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद इप्पो फिर से उठ जाता है। चीफ के कई सारे ट्रेनिंग का फायदा इप्पो को इस लड़ाई में मिल रहा था। इप्पो ने फिर से अटैक करना शुरू किया और सेम एनर्जी से मियाता पर पंचेस बरसाया। इप्पो मियाता के करीब जाकर उसके पंच को कनेक्ट कराने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका प्रयास सफल भी होता है। इप्पो के कई पंचेस मियाता पर कनेक्ट होते हैं। थोड़ी देर बाद मियाता को ओपनिंग मिलती है और वो इप्पो को काउंटर करने वाला होता है, लेकिन इप्पो ने अपनी स्मार्टनेस से उस पंच को हेडबट से रोक लिया। अब दोस्तों मजेदार पार्ट ये है कि इप्पो फाइनली अपना स्ट्राइक से मियाता को काउंटर कर देता है। इसमें थोड़ी चोट भी इप्पो को लगती है, लेकिन स्ट्रेटेजी इप्पो की ही रहती है। ताकामुरा फिर से काउंटिंग शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद मियाता उठ जाता है। स्पेक्टेटर्स पीछे से एक्साइटमेंट से कहते हैं कि अगर फिर से इप्पो का पंच मियाता पर कनेक्ट हो गया तो मियाता नॉकआउट हो जाएगा। इप्पो को भी लगता है कि ये मैच वो जीत सकता है। इप्पो सोचता है कि मियाता को नॉकआउट करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि अपरकट यूज करना है। दोनों दोबारा से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इप्पो पूरी प्लानिंग के साथ अपरकट मारने वाला रहता है, लेकिन मियाता भी अपने इंस्टिंक्ट से बच जाता है और इप्पो के फेस में जोर का पंच मार देता है। इतना जोर का पंच था कि वो पूरी तरह से गिर जाता है। दोस्तों ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि इप्पो को थोड़ी बेहोशी भी लगती है, लेकिन इप्पो अपने आप को कंट्रोल करके फिर से उठ जाता है। इसके बाद फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। सभी स्पेक्टेटर्स और कोचेस इस फाइट को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसी फाइट्स यूजुअली बिना लाइसेंस के नहीं होती। खास करके इप्पो के फाइट्स ने तो सबको इम्प्रेस कर दिया था। कॉर्नर में इप्पो की हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब होती है, लेकिन डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में साफ झलकती थी। दोनों एक दूसरे पर घूरते हैं। यह सीन साफ दिखाता था कि आने वाला मैच कितना इंटेंस और रोमांचक होने वाला है। हर स्पेक्टेटर की सांस थम से गई थी। हर कोई सोच रहा था कि अगला राउंड क्या लेकर आएगा। इप्पो का जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो फोकस था, वो साफ नजर आ रहा था। मियाता की स्ट्रेटेजी और इप्पो की डिटर्मिनेशन का जबरदस्त टकराव था।